हेलो एंड स्वागत है आप सभी का बजट के कॉन्सेप्ट की क्लास में। और आज हम बजट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस किस तरीके से बजट के कॉन्सेप्ट को डिसाइड किया जाता है, क्या होते हैं कैपिटल रिसीट, क्या होते हैं रेवेन्यू रिसीट, क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, और सरकार किस तरीके से इन सभी फंक्शंस को अपने सुविधानुसार चलाती है। तो सब कुछ जो हमें जानना है उसके बारे में हम चर्चा करनी शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले, बजट जो होता है ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। फिस्कल पॉलिसी का अर्थ होता है एक ऐसी नीति जिस नीति के तहत कोई भी देश अपने अंडर या कोई भी कंट्री अपने पर्टिकुलरली देश के अंदर पॉलिसीज़ को लागू करती है। अब देखें, बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं जिनमें से फिस्कल पॉलिसी एक मुख्य पॉलिसीज़ में से काउंट की जाती है। ऐसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी पढ़ते हैं जिनमें भारत की सरकार मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। अब इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी पढ़ते हैं जिनमें भारत की सरकार ये सोचती है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए, और फाइनली हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा कर सकें। इनमें से जब भी ये शब्द हम बजट सुनते हैं, फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा कहलाता है। तो सबसे पहले आइए इस शब्द को जान लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिस्कल पॉलिसी? देखिए, किसी भी देश के अंदर जब कोई भी कानून बन रहा होता है, उन कानूनों को बनाते टाइम पूरी तरीके से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप अपने देश में टैक्सेशन को किस तरीके से लागू करोगे। अब एक तरफ है टैक्सेस जो हमने कलेक्ट किए, दूसरी तरफ है हमारा एक्सपेंडिचर जो हमसे खर्च होने वाला है। अब देखें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, टैक्सेशन का मतलब आप कलेक्ट कर करके कुछ मनी लाओगे और ये मनी कलेक्ट करके आप फाइनली देश के लिए कुछ काम करोगे। फिस्कल पॉलिसी जहां तक कंसर्न है, फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति, और इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड स्पेंडिंग डिसीजंस। तो देखिए, सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन और उसके स्पेंडिंग डिसीजन पर पूरी तरीके से निर्भर करने वाली ये पॉलिसी है। और फिस्कल मेजर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन टैंडम विथ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव सर्टेन गोल्स। तो टैक्सेशन की पॉलिसी को इसी तरीके से लागू किया जाता है कि हम खर्च भी भारत के ऊपर ही करें और टैक्सेस के थ्रू कलेक्शन भी भारत के ऊपर से ही करें। अब ये तो बात हुई फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी के आगे आइए हम ये देखें कि जब जब भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है तो वो टैक्स कलेक्शन एवं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंड्स होते हैं वो जाते कहाँ हैं। तो भारत की सरकार, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार के पास कई अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं, जिनमें से एक फंड होता है जिसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड को हम कहते हैं संचित निधि। इसका मतलब कि भारत सरकार के पास रखा हुआ टोटल अमाउंट, जो कुछ भी आप टैक्स के थ्रू कलेक्ट करते हो, जो कुछ भी आप बाहर से लेकर के आते हो, जो भी आपको ग्रांट रिसीव होता है, ये और जो भी आप लोन लेकर के आते हो, ये सभी का सभी कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा माना जाता है। कंसोलिडेटेड फंड का ही एक पार्ट है जिसे कहा जाता है रेवेन्यू फंड। देखिए, रेवेन्यू फंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन का पैसा, जो कि या तो इनडायरेक्ट और या तो डायरेक्ट रूप से कलेक्ट किया गया है। जैसे इनडायरेक्ट रूप से जीएसटी और डायरेक्ट रूप से इनकम टैक्सेस व कॉर्पोरेट टैक्सेस लिए जाते हैं। फिर इसके बाद एक और फंड होता है जो भारत सरकार मैनेज करती है, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी फंड।
कंटिजेंसी फंड का अर्थ होता है कि जब जब भारत सरकार को कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन दिखेगी, जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन है, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन है, एवलांचेस की सिचुएशन है, सुनामी की सिचुएशन, ज्वालामुखी फटने की सिचुएशन, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंड्स को बचा करके रखा जाता है ताकि सरकार की तरफ से उस इमरजेंसी कार्य के लिए भी फंड्स दिए जा सकें। तो भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड, भारत सरकार का रेवेन्यू फंड, भारत सरकार का कंटिजेंसी फंड और इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ये एक्ट आया था 1968 में, उसके अंतर्गत आते हैं ये पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें कुछ सरकार कुछ पब्लिक दोनों मिला करके जमा करते हैं और फाइनली कुछ समय के बाद पब्लिक को ही इसका फायदा मिलता है। ये इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फंडा होता है। नाउ द एंटायर सिस्टम विच वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बजट पॉलिसी और दिस फिस्कल पॉलिसी इज कि हमें किस तरीके से अपने भारत में भारत के अलग अलग क्षेत्रों को फंड्स देने हैं ताकि वो क्षेत्र डेवलप कर सकें या उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बजट का अर्थ क्या होता है और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी और डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। देखें, जब भी द टाइम व्हेन यू वांट टू एलोकेट, आप जब फंड्स एलोकेट करना चाहते हो, एलोकेट फंड्स to the different sectors of the government। जब आप भारत सरकार में रहते हुए अलग अलग सेक्टर्स को, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स को फंड्स देना चाहते हो ताकि वो ग्रो कर सकें, इसके लिए आप बनाते हो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के सबसे पहले बनाया जाता है और इसका उल्लेख है आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि कोई भी सरकार भारत में आए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसे हर वर्ष एक फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक वार्षिक वित्तीय विवरण बनेगा, जिस वित्तीय विवरण के माध्यम से सरकार के एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इसके साथ ही साथ शेयर मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी, इन सभी सेक्टर्स को फंड्स देने होते हैं एक साल में। यदि सरकार ने ये सभी फंड्स प्रॉपरली एलोकेट किए तो डेफिनेटली फिर एक कंडीशन बनती है, जिस कंडीशन में चीज़ों को बेहतर तरीके से इकोनॉमी की ग्रो करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। सो द टाइम व्हेन यू वांट टू एलोकेट फंड्स टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, या सरकार एवं निजी अलग अलग क्षेत्रों को आप फंड्स देना चाहते हो। अब एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख तो है, परंतु बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि देयर इज नो टर्म लाइक बजट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आखिर ये बजट शब्द आया कहाँ से? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मैं आगे चल करके AFS के बारे में से लिखूंगा, ये कहाँ से आया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं और हिस्ट्री को जानने के बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करना आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले बात ये कही जाती है कि एक प्रोफेसर फिलिप हुआ करते थे, 1733 की बात है। 1733 में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर फिलिप। और प्रोफेसर फिलिप ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया कि हाँ, एक देश का एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। इस बात को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सराहा कि हर वर्ष एक समीक्षा होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किसी सेक्टर में एलोकेशन करते हो और उसके बाद क्या रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। अगर आप रिजल्ट्स को एलोकेशन से कंपेयर करके देखें तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी
समवेयर और द अदर अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग। दूसरा, प्रोफेसर फिलिप के इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ब्रिटेन में सरकार चलती रही। 1773 में ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। और बड़ी ही रोचक कहानी है कि रॉबर्ट वॉलपोल एक बार असेंबली में आए और असेंबली में उन्होंने एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैरी तो किया हुआ था, परंतु इन्होंने जिस बैग में कैरी किया हुआ था वो एक लेदर बैग था, और लेदर बैग का कलर हुआ करता था ब्राउन कलर का। तो ये ब्राउन लेदर बैग था जिसे फ्रेंच भाषा में बॉगेट कहा जाता है। अब देखिए, फ्रेंच भाषा का एक शब्द बॉगेट और ये ब्राउन कलर का लेदर बैग जिसमें वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, इसे लेकर के जब असेंबली पहुंचे तो असेंबली में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लुक बॉगेट आया। और ये बॉगेट से धीरे धीरे आगे चल करके ये वर्ड 1773 के बाद से बजट बन गया। तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि बजट एक कैसा शब्द है, तो आप याद रखिएगा कि बजट इज अ टर्म विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। 1773 में ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल ने ये इंट्रोड्यूस किया था पॉकेट से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकालकर। तब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट कहा जाने लगा। अब आइए भारत की बात करते हैं, इंडिया की। इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर बजट की पॉलिसी आई थी तो वो 1860 का वक्त था। 1860 में बजट की पॉलिसी को लाया गया था एवं बात कही गई थी अलग अलग सेक्टर्स को फंड्स दिए जाएंगे। 1860 के बाद 1869 में इस बजट को पेश किया गया और फाइनली 1869 में बजट पेश किया गया। या यूं कहें कि जो बजट है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, और बजट को इंट्रोड्यूस किया था उस समय पर सर जेम्स विल्सन ने। याद रखिएगा, तो भारत में बजट की पॉलिसी को लेकर के आने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स विल्सन। इस तरीके से बजट हर वर्ष आता रहा। जो हमारे भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहीं पर बजट पेश किया जाता था और उसी हिसाब से फॉलोइंग्स या फॉलो होते रहते थे कार्य। अब देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो और भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उन बदलावों में से एक मुख्य बदलाव ये है कि भारत में ये बजट तो लगातार पेश होता रहा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, अगर हम बात करें फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये 1947 में लेकर के आए थे तब के हमारे आर के सन्मुखम चेट्टी। ये हमारे तब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और आर के सन्मुखम चेट्टी साहब पहला बजट लेकर के आए थे, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर हम ये बात करें कि सबसे ज्यादा बार बजट लेकर के भारत में कौन आया है एंड हु प्रेजेंटेड द बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसमें हु प्रेजेंटेड बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, इसका सही आंसर है कि बजट को सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई ने एक्चुअली बजट को 10 बार 10 टाइम्स प्रस्तुत किया है। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम साहब का नंबर आता है। पी चिदम्बरम साहब ने भी 9 बार बजट को प्रस्तुत किया हुआ है। तो बजट को मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड है। बजट की सबसे लंबी स्पीच देने का रिकॉर्ड मनमोहन सिंह जी के नाम है, जिन्होंने कभी ज़्यादा बातें नहीं की बट फिर भी वो इसके बारे में बोलते रहे और बजट के बारे में उन्होंने समझाया। देन अब इतना तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु प्रेजेंटेड द बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मोरारजी देसाई, 10 बार उन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़े थोड़ा सा तो बजट में अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा जाए कि आखिर क्या चेंजेस आते हैं। अब एक तो डिस्कशन हम लोगों ने किया ही है कि फिस्कल पॉलिसी, जिसका अर्थ होता है एक तरफ फंड्स का आना
फिस्कल पॉलिसी, जिसका अर्थ क्या होता है, एक तरफ फंड्स आएंगे और दूसरी तरफ फंड्स का एक्सपेंडिचर होगा, यानी फंड्स खर्च भी किए जाएंगे। तो सरकार के पास पैसे आते भी हैं और सरकार फिर उन्हें खर्च भी करती है। अब आइए इसे समझा जाए कि आखिर ये किस तरीके से सिस्टम चलता है। भारत में यदि आप भारत की पार्लियामेंट को देखो तो भारत की पार्लियामेंट दो भागों में बटी हुई है, जिनमें से एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है वो है राज्यसभा, और जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो है लोकसभा। यानी सांसद दोनों ही जगह होते हैं और इन दोनों को हेड करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो मतलब प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर्स में से एक है और प्रेसिडेंट भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो कि दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ऑफ दी हाउसेस। अब देखिए, लोकसभा में जितने सांसद जाते हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा में जितने भी सांसद जाते हैं दे आर इलेक्टेड थ्रू द MLAs एंड MPs विच वी इलेक्ट। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो ये है कि जब भी आपको सरकार के रेवेन्यू फंड में, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट सरकार का रेवेन्यू फंड जो कि फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, अगर आप इस रेवेन्यू फंड में कोई भी अमाउंट डालना चाहते हो या निकालना चाहते हो, किसी को आप उधार देना चाहते हो या किसी से उधार लेना चाहते हो, कोई नई पॉलिसी लाना चाहते हो या कोई नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या कोई पुरानी पॉलिसी हटाना चाहते हो, इन सभी चीज़ों के लिए आपको लेकर के आना पड़ेगा एक मनी बिल। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर डिस्कस होगा, आर्टिकल 110 के अंतर्गत मनी बिल लेकर के आया जाता है। एंड मनी बिल क्या करता है, इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द रेवेन्यू फंड। रेवेन्यू फंड में ये चेंजेस लाता है। किस तरीके से मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, पहली कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, मनी बिल या तो फाइनेंस मिनिस्टर या तो फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट, यानी कि जो वित्त राज्य मंत्री होते हैं, या तो फिर फाइनेंस सेक्रेटरी पेश करता है, या अगर ये तीनों ही नहीं है तो उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर जिसे कहेगा अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा वही प्रस्तुत करेगा। अब इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द रेवेन्यू फंड दैट वी हैव डिस्कस्ड, या इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। किस तरीके से मनी बिल को पेश किया जाता है, आइए वो भी समझ लेते हैं। मनी बिल का प्रोसीजर, सबसे पहले मनी बिल को लेकर के आया जाता है लोकसभा में और प्रेसिडेंट की सहमति होती है। सो प्रेसिडेंट्स एक्सेंट, और इनके एसेंट के बाद फिर फाइनली इसे लेकर के आया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लोकसभा। लोकसभा में इस बिल के प्रीफेस को, यानी कि इसके प्रस्तावना को पढ़ करके सुनाया जाता है। प्रस्तावना को पढ़ने के बाद लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, वो परमिशन देता है कि आप पूरा बिल सुना सकते हैं। फाइनली लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेने के बाद इस पूरे बिल को पढ़ा जाता है। पढ़ लेने के बाद इस बिल पर सहमति देखी जाती है, और चूंकि जो मनी बिल है वो मनी बिल हमेशा ऐसी पार्टी लेकर के आती है जो सत्ता में होती है, तो सिंस उसके पास तो ऑलरेडी बहुमत है, तो रीडिंग करने के बाद कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती कि वो बिल पास ना हो। तो लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, रीडिंग हो गई बिल की, और ये बिल यहीं से पास कर दिया जाएगा, और पास करने के बाद इसे भेज दिया जाएगा राज्यसभा। और राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं, मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल में कि वो मनी बिल को रोक सके। 14 दिनों के अंदर यदि पास कर देती है राज्यसभा तो ठीक है, नहीं पास करती है तो भी कोई बात नहीं है, इसे उठा करके भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस पे अपना
साइन करते हैं, साइन करने के बाद ये बिल पास हो जाता है और एक चेंजेस जो लाना चाहते हैं आप, वो चेंजेस ला दिए जाते हैं रेवेन्यू फंड में। सो फाइनली पूरी प्रोसेस ये है कि प्रेसिडेंट के एक्सेंट से फाइनेंस मिनिस्टर इसे लोकसभा में लाएगा, प्रीफेस पढ़ के सुनाएगा, लोकसभा का स्पीकर परमिशन देगा, बिल को रीड किया जाएगा, फाइनली बिल पास होगा, 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा से भी पास होगा और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि इसे यहाँ पर रोक दे, सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस देने की पावर है राज्यसभा के पास। और वो एडवाइस अगर दी गई तो फिर राज्यसभा से लौटकर बिल लोकसभा में आता जरूर है, परंतु वो फाइनेंस मिनिस्टर के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे फाइनेंस मिनिस्टर माने या ना माने। तो लोकसभा से वापस फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। और हालांकि आज का सिस्टम तो और ज़्यादा सिंपल हो गया है कि प्रेसिडेंट के एक्सेंट से लेकर के आते हैं तो प्रेसिडेंट कभी फेल कर सकते नहीं मनी बिल को। रही बात लोकसभा में पढ़ के सुनाने की, वो हम सुना देंगे, राज्यसभा को एक कॉपी भेज देंगे और सीधे प्रेसिडेंट से पास करवा लेंगे। तो मतलब मनी बिल आजकल बहुत ही सिंपली पास करवा दिए जाते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक सिस्टम विच इज फॉलोड। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि चूंकि बजट जो होता है वो भी भारत सरकार के रेवेन्यू फंड में चेंजेस लाता है और ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो रेवेन्यू फंड्स में चेंजेस लाने वाला और फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस लाने वाला भी मनी बिल की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड एज मनी बिल। It is also presented as money bill. This is the system. Now, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम ये भी समझ सकते हैं कि और भी अलग अलग तरीके से सिस्टम्स होते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल होता है, ये फाइनेंस बिल एक ऐसा बिल होता है जिसमें आर्टिकल 117 के अंतर्गत इसे रखा गया है और फाइनेंस बिल से आप कंसोलिडेटेड फंड में चेंज लाते हो। जैसे अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ानी है तो प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ाने के लिए आपको कंसोलिडेटेड फंड से चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, तो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जबकि अगर मान लीजिए किसी स्टेट को एलोकेशन देना है या फंड्स देने हैं तो उसके लिए बड़े ही सिंपली यू कैन यूज द मनी बिल। तो कंसेप्ट यहां पे बहुत ही सिंपल है, स्पेशली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही वोट ऑन अकाउंट की एक फैसिलिटी होती है, आर्टिकल 1116 या 116, इसे आर्टिकल 116 कहेंगे। इसे कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। थोड़े समय के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा निकालना है, जैसे कि बजट बनाने में काफ़ी खर्च आता है, मान लीजिए कि बजट बनाने में लगभग लगते हैं अराउंड 60 से 70 दिन, और ये 60 से 70 दिन हर स्टेट के सेक्रेटरीज या हर पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री के जितने भी मुख्य लोग होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं, उनको किसी से मिलने जुलने की इजाज़त भी नहीं होती, तो उनका खर्च वोट ऑन अकाउंट से दिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जिनका उपयोग करके भारत की सरकार में अलग अलग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखें थोड़ा सा एक चेंज जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो ये है कि आखिर बजट के डिफरेंट टाइप्स क्या होंगे, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बजट, एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर दी टाइप्स। इसमें से पहला टाइप में जब भी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट में हम हमेशा पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसे सेक्टर्स जो कमज़ोर रह गए या जिन्हें ज़्यादा फंड्स नहीं मिले या जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए उनको ग्रो करवाने की बात करते हैं। दूसरा परफॉर्मेंस बजट के बाद होता है, कहा जाता है ज़ीरो बेस्ड बजट, यानी कि एक ऐसा बजट जिसमें हम परफॉर्मेंस को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, हम एकदम नया बजट लेकर के आते हैं और उस नए बजट के माध्यम से हम फाइनली इस सिस्टम को पूरी तरीके से
रिन्यू कर देते हैं। जैसे 1991 में जब पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, उस समय पर यह न्यू बजट पेश किया गया था। जीरो बेस्ड बजट, और जीरो बेस्ड बजट का कॉन्सेप्ट अमेरिका ने दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तीसरा, इसके बारे में भी बात करें कि आखिर परफॉर्मेंस बजट तो हो गया, जीरो बेस्ड बजट तो हो गया, ये कौन सा कंसेप्ट है जहां पर हम लोग ब्लैक बजट टर्म को यूज करते हैं? ब्लैक बजट का मतलब क्लासिफाइड एलोकेशन। क्लासिफाइड एलोकेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें आप सामने बता नहीं सकते कि आर्मी नेवी एयरफोर्स को कितना फंड्स दिया गया है, उसे ब्लैक बजट का हिस्सा माना जाता है। क्लासिफाइड का मतलब होता है गुप्त। अच्छा, चौथा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ डिस्कशन इज अबाउट द जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब ऐसा बजट जिसे स्पेशली वीमेन के लिए घोषणाएं की जाती हैं। हालांकि जेंडर बजट कोई अलग से बजट नहीं होता है, ये जीरो बेस्ड या परफॉर्मेंस बजट का ही एक भाग होगा जिसमें अलग से वीमेन के लिए घोषणाएं की जाती हैं। एंड देन उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बजट्स हैं जिनको भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है। बट दो खेल आएंगे या दो टर्मिनोलॉजीज को आप पढ़ते हो, उनमें से पहली टर्मिनोलॉजी है जिसे कहा जाता है रिसिट, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग एक्सपेंडिचर और रिसीट्स चेंजेस लाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ बजट में, एक तरफ है बजट रिसीट्स और दूसरी तरफ है बजट एक्सपेंडिचर। अब देखिए, बजट रिसीट्स का मतलब होता है, रिसीट मतलब होता है कलेक्शन। आपको पता है कि जब भी आप फी जमा करते थे स्कूल में तो आपको रिसीट दी जाती थी। रिसीट का मतलब होता है कलेक्शन, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, स्पेंडिंग, जो आप खर्च कर रहे हो। अब देखिए किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में इनको बांटा गया है। इसमें से सबसे पहले है रेवेन्यू रिसीट्स। ये देख सकते हैं आप, इसे मैं शॉर्ट में यहां पर लिखते हुए चलता हूं, आरआर। इसे रेवेन्यू रिसीट्स के नाम से लिख देता हूं। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब यह होता है कि आप जितना टोटल टैक्स कलेक्शन करते हो वो सभी कुछ रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। और दूसरा बजट रिसीट्स में आता है कैपिटल रिसीट्स, सीआर। तो कैपिटल रिसीट्स में वो कलेक्शन जो आप बाहर से फंड्स के रूप में लेकर के आते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि फंड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ग्रांट्स जो बाहर से मिलते हैं, लोन जो बाहर से मिलते हैं, लोन पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ये भी हालात क्रिएट होते हैं। तो ग्रांट, लोन, एडवांसेस, ये सब कुछ जो लेकर के आते हैं कैपिटल रिसीट का हिस्सा होता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। तो खर्च में सबसे पहले है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसे आर ई लिख देता हूं मैं, आर ई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कि सरकार का वो खर्च जहां से कोई इनकम जनरेट नहीं होने वाली। जैसे सरकार सरकारी ऑफिसेस को साफ सुथरा कराने में, या जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को ठीक ठाक कराने में, या जो भी ऐसे जर्जर बिल्डिंग्स हैं उनको ठीक ठाक कराने में खर्च करती है, तो वहाँ से सरकार को कोई इनकम नहीं आती। दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार का वहाँ पर खर्च किया जाए, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वेयर इट गेन्स प्रॉफिट या इट गेन्स इनकम। तो ऐसी जगह पर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम काउंट करते हैं जहां पे सरकार को थोड़ी इनकम होने वाली है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने कोई नई फैसिलिटी शुरू की या कोई सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया। अब ये सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया गया, उसमें लोग टिकट्स खरीदेंगे, फिर सरकार को पैसे देंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस हैं, इन एलोकेशंस को समझा जाता है और फिर इन्हें यहाँ पर रखा जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स में देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रिसीट्स भी आती हैं, टैक्स कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन के अलावा नॉन टैक्स कलेक्शन आता है, जैसे कि चालान वगैरह। चालान है, ट्रैफिक पुलिस वाले काट देते हैं चालान, वो सब नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, लेकिन फिर भी सरकार के पास पहुंचती हैं या डिपार्टमेंट के पास पहुंचती हैं। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है? मैंने आपको बताया कि रिकवरी ऑफ लोन, बाहर से अगर कुछ उधार लिया है, बोरोइंग्स या अदर लाइबिलिटीज। डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें सरकार की हिस्सेदारी है लेट्स से 75% और पब्लिक में शेयर बटे हुए हैं 25% के। सरकार ने डिसाइड किया कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि हम अपनी ऑनरशिप 70% ही रखेंगे, 5% और बेच देंगे पब्लिक में। तो अगर ये देखिए बढ़ोतरी हो तो इसका मतलब ये होता है 5% की बढ़ोतरी और 75 से 70% का घटना। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इस पर्टिकुलरली एक बैंक में। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सब कुछ उठा करके कैपिटल रिसीट्स में रखा जाता है, क्योंकि इस पर लाइबिलिटीज है ना। जिसने भी 30% के शेयर्स ले रखे हैं वो इसीलिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं ताकि उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ें या आगे चल करके उसमें कुछ ग्रोथ हो। और अगर वो ग्रोथ होती हुई नहीं दिखती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। मार्केट रिस्क होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है हमने। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहला प्लान एक्सपेंडिचर, यानी ऐसी जगह जहां खर्च करना ही है सरकार को, और दूसरी जगह नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पता ही नहीं चला परंतु खर्च हो गया। जैसे कोविड की बात करते हैं। अब कोविड से कोई इनकम थोड़ी ना होने वाली है भारत की सरकार को, पर कोई इनकम नहीं होने वाली पर खर्च किया है। प्लान एक्सपेंडिचर में यह होता है कि फिक्स होता है कि हाँ भैया यहाँ खर्च करना है और यहाँ से आने वाले समय में एक एक फिक्स्ड खर्चा है जो ये बना ही रहेगा। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान एक्सपेंडिचर होता है जहाँ सरकार डेवलपमेंट का सोचती है और इनकम बनाने का। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी होते हैं जहाँ पे सरकार कई बार इनकम बना डालती है और उसका कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया सरकार ने और उसके बाद टूरिज्म के थ्रू पैसे आ रहे हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाता है ये। तो कंपोनेंट जो है ना बजट के वो बहुत सारे हैं, और कुल मिलाकर के बजट का मतलब यही है कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट के पास किस तरीके से मनी आएगा और वो मनी आएगा जाएगा। दिस इज द इंटायर सिस्टम। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ें तो इन कंपोनेंट्स को तो हमने जान लिया, इन कंपोनेंट्स के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर डेफिसिट्स क्या होते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, और घाटे को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स। अब अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीट्स कम है तो आप घाटे पे हो, और अगर आपकी रिसीट्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो आप फायदे में हो। दोनों ही कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की। अब डिस्कस हमें क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट डेफिसिट्स कैलकुलेटेड इन द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। हमारे देश की राजकोषीय नीति में अलग अलग तरीके से किस तरीके से हम लोग डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें से सबसे पहला जो डेफिसिट है वो डेफिसिट कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जो भी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा।
फिर इसके बाद एक टर्म आता है जिस टर्म को हम लोग कहते हैं बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिसीट्स, तो इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई और रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करने की बात हुई, तो रेवेन्यू डेफिसिट है। बजट डेफिसिट में हम लोगों ने टोटल एक्सपेंडिचर को देखा और उसमें से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दिया, तो ये बजट डेफिसिट है। तीसरा, यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि भारत सरकार द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर पे सिर्फ आप टोटल रेवेन्यू रिसीट्स घटाओ, मतलब इस पे कैपिटल रिसीट्स ना घटाइए, इस पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स घटाइए। देखिए रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू आपका टैक्सेस है, और ये जो टैक्स आपके पास आया है यही टैक्स तो आपका राजकोष है ना, यही तो आपके राजकोष में अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, यही आपका खजाना है। तो आपने क्या किया, आपने अपने टोटल खर्च में से खजाने से जितना खाली किया वो आपको बताता है कि आपका राजकोषीय घाटा क्या है। याद रखिए, अब यहां पे जैसे टोटल रिसीट्स था, तो टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी शामिल था, कैपिटल रिसीट्स भी शामिल था। ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट्स भी शामिल है और कैपिटल रिसीट्स भी शामिल है, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स को रख रहे हैं हम, कैपिटल रिसीट्स को नहीं रख रहे हैं। ये जो कैपिटल रिसीट्स होंगे ना दोस्त, ये आप दूसरे से उधार लेकर के आए हो, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है, अदर कंट्रीज से लोन लाने का पैसा है, इसे कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज इट। सो नाउ द थिंग इज कि चौथा एक डेफिसिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट है उस फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दीजिए। और इंटरेस्ट किसका, याद रखिए, जो भी आप कैपिटल रिसीट्स जनरेट करके लाए हो उस कैपिटल रिसीट्स का इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप दूसरे से उधार लेकर के आए हो उसका इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, वो सब कुछ इसमें से माइनस कर दीजिए। नाउ दिस इज हाउ द बजट इज कैलकुलेटेड। इस पूरे सिस्टम को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ करके हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बजट की अवधारणा का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है, और इसका सही आंसर है आर्टिकल 112। मैंने आपको बताया था कि बजट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में, परंतु इसे एक नाम दिया गया है विच इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम AFS कहते आ रहे हैं, इसे हिंदी में कहें तो वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के संविधान के तहत। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द बजट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, फॉर्मली बजट को कब पेश किया गया था, औपचारिक रूप से बजट कब पेश किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1869। मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी जो है वो आ गई थी 1860 में ही, लेकिन 1869 में बजट वॉज प्रेजेंटेड, और किसने प्रेजेंट किया था ये भी बताया आपको, नाम था सर जेम्स विल्सन, इन्होंने किया था। जेम्स विल्सन जो है ये बजट की पॉलिसी लेकर के आए थे भारत के लिए, तो बजट प्रेजेंट किया गया था 1869 में, 1869 में। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय हुम एंड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारत का केंद्रीय बजट संसद के किस सदन में और किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
तो मैंने आपको बताया है कि भारत का केंद्रीय बजट किस तरीके से लाया जाता है, जैसे कि मनी बिल। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऑलरेडी एसेंट होता है, एक हामी होती है उनकी, और उनकी हामी के बाद इसे कौन लेकर के आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इसे कहाँ लेकर के आते हैं? लोकसभा में। अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट, और फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट भी ना हो तो फिर कौन लेकर के आएगा? दिस विल बी ब्रॉट बाई दी फाइनेंस सेक्रेटरी, और अगर वो भी ना हो तो जो नॉमिनेटेड है उनके द्वारा। लोकसभा में लाने के बाद इसे पढ़ा जाएगा, प्रीफेस रीडिंग। प्रीफेस रीडिंग के बाद लोकसभा स्पीकर परमिशन देंगे कि हाँ पूरा का पूरा बिल पढ़ करके सुनाइए। फिर इस बिल को रीड किया जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे फुल बिल रीडिंग। और फुल बिल रीडिंग करने के बाद फाइनली इसे लोकसभा से पास कर दिया जाएगा, तो ये जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि इसे रोक दे, पर फिर भी 14 दिनों तक होल्ड कर सकते हैं। नाउ जो राज्यसभा है, राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर या तो पास कर देना है, या तो ये 15वें दिन अपने आप पास मान लिया जाएगा। पर अगर राज्यसभा के कोई सजेशंस आते हैं तो सजेशंस के बाद इसे भेजा जाएगा वापस लोकसभा में, और लोकसभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उस फाइनेंस मिनिस्टर की विल पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। अगर उन्हें लगेगा कि ये जो राज्यसभा ने प्रस्ताव दिया या सजेशन दिया ये सही है, तो फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर उसे कंसिडर करेंगे, वरना तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। लोकसभा वापस आने के बावजूद उसे भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल दे देगा, और अप्रूवल के बाद फाइनली एक डिफरेंट बजट बन करके या मनी बिल पास होकर के सामने आएगा। अब बजट का काम क्या होता है? रेवेन्यू फंड में चेंजेस लाना। अब यहां पर देखिए किस तरीके से सिस्टम बदल गया है। सिस्टम के बदलने में पॉइंट कुछ ऐसा है कि अब लोकसभा में बजट लेकर के आते हैं, लोकसभा में बजट, और इस बजट को सीधे भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, और इसकी एक कॉपी भेज देते हैं राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का कोई सजेशन ही नहीं लेना इनने सीधे प्रेसिडेंट को ही दे देना है। तो लोकसभा में बजट पेश किया, और बजट पेश करने के बाद प्रेसिडेंट को दे दिया। दैट्स हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी 1, कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय हुम एंड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा। और लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला जो है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया है? और इसका सही उत्तर मोरारजी देसाई साहब। मैंने आपको बताया है कि इन्होंने 10 बार बजट को इंट्रोड्यूस किया है, 10 टाइम्स। तो ये भी एक मुख्य बात है मोरारजी देसाई जी के बारे में। अगला ये भी डिस्कस करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट, इंटरिम बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसका सही आंसर है तब के हमारे द देन फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुखम चेट्टी जी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट। अब बाय द वे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरूर आप लोगों को लग रहा होगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरिम बजट क्या होता है। तो देखें, जब बात यह हो कि सरकार चेंज होने वाली हो या गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है, और उस समय पर अगर आने वाले छोटे से समय में चुनाव हैं, तो उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए 2 से 3 महीने का जब बजट बना दिया जाता है, और उसके बाद जब नई सरकार आती है, न्यू गवर्नमेंट, तो न्यू गवर्नमेंट फिर नई चीज़ों को कंटिन्यू करती है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बना दिया गया तो दिस सिस्टम विल बी
इंटरिम बजट, और बाकी अगर पूरे साल भर के लिए बनाया गया फुल फ्लेज तो उसे बजट कहेंगे। तो नंबर 3 जो ऑप्शन है आर के सन्मुखम चेट्टी जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।